तुरंत घर पहुंचा और सुमन से पूछा, कहाँ है आलिया? कहाँ गई थी वह? तुम क्यों नहीं थी उसके साथ? मेरे प्रश्नों का सुमन ने कोई उत्तर नहीं दिया, बस रोती रही। मुझे भी ख्याल आया कि मैंने सुमन पर जबरदस्ती ही प्रश्नों की बौछार कर दी। सुमन ने मुझे बताया कि वह आलिया के साथ ही थी, गेंद से खेल रही थी। तभी गेंद हवेली की तरफ चली गई। इससे पहले कि सुमन आलिया को रोकती, आलिया भाग के हवेली की तरफ चली गई। सुमन उसके पीछे भागी, पर जब तक वह वहां पहुंची आलिया उसे कहीं नजर नहीं आई। मैं शायद समझ गया था कि हुआ क्या था। मैंने सुमन से कहा कि वह बाहर खड़ी रहे, मैं हवेली के अंदर जा रहा हूँ। मैंने उसे समझाया कि चाहे जितना भी शोर हो, उसे कितनी भी चिल्लाने की आवाजें सुनाई पड़े, वह अंदर नहीं आएगी। सुमन प्रश्न भरी निगाहों से मुझे देख रही थी, पर मेरे पास उसे समझाने का वक्त नहीं था। मैंने उसे आश्वासन दिया कि वह मुझ पर भरोसा रखे। मैं हमारी बिटिया को लेकर जल्द वापस लेकर आऊंगा। मैं हवेली के अंदर पहुंचा, तभी किसी की हंसी की आवाज मुझे सुनाई पड़ी। फिर उस आवाज में कहा, आखिर आ ही गए तुम। अंदर ही अंदर मुझे डर लग रहा था, पर मैं दृढ़ता के साथ खड़ा रहा। खड़े खड़े मैंने चारों तरफ नजर घुमाई और फिर बोला, आंख मिचोली ही खेलोगी या काम की बात भी करोगी? तुम्हें मैं चाहिए था तो लो, मैं आ गया। मैं जानता हूँ मेरी बेटी तुम्हारे कब्जे में है, उसे छोड़ दो। मेरी इतना कहते ही उस हवेली के बड़े से कमरे में शांति छा गई। ऐसा लग रहा था मानो दूर से कोई उसका मुआयना कर रहा हो। मेरी आंखें भी कमरे की हर जगह को ताड़ रही थी। कमरे के सन्नाटे को पायल की आवाज ने तोड़ा, छम 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 छम। आवाज हवेली की गैलरी से आ रही थी और धीरे धीरे नीचे कमरे की तरफ बढ़ती जा रही थी। मैं फिर से कह रहा हूँ कि मेरी बेटी को छोड़ दो। तुम्हें मुझसे काम है ना, मुझसे बदला लेना है तो लो, पर उस मासूम को छोड़ दो। मैं चिल्ला कर बोला, मासूम? हर बच्ची अपने पिता के लिए मासूम ही होती है, पर तुम जैसे दरिंदे उसकी मासूमियत को कुचल देते हैं। तब उसके पिता पर क्या गुजरती है, इसका अंदाजा है क्या तुम्हें? वह आवाज चीख कर बोली। मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। उस आवाज ने मुझे दरिंदा क्यों कहा? मैंने तो कभी भी किसी का नुकसान नहीं किया। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें मुझे यह बताना होगा कि तुम्हारी मुझसे क्या दुश्मनी है, मैंने उसे समझाते हुए कहा। तभी चारों तरफ घूमा ही धूमा हो गया और उस धुएं के बीच में से मुझे एक लड़की चलकर अपनी तरफ आती दिखाई दी। होठों को चेहरे तक घूंघट में दबाए, सफेद और लाल रंग का गहरी लहंगा चोली पहने हुए, जिसकी किनारे गोटे से पटे हुए थे। गली में आभूषणों की बड़ी सी माला, दोनों हाथों में गहरे हरे रंग की चूड़ियों की बड़ी सी लड़ी और होठों पर कोई भी जज्बात नहीं। उसकी पायल की छम छम रात के सन्नाटे में गूंज रही थी। उसके कदम मुझसे 1 फुट की दूरी पर आकर ठहर गए। घूंघट के पीछे से उसकी नजर मुझे ही देख रही थी। कुंवर अमर प्रताप सिंह, तो आपको कुछ भी याद नहीं? शायद मुझे ही याद दिलाना पड़ेगा। उस औरत ने एक चुटकी बजाई और बोलना प्रारंभ किया। जैसे जैसे वह बोलती जा रही थी वैसे वैसे वह घटनाक्रम मेरी आंखों के सामने मुझे नजर आने लगा। देखो अमर प्रताप सिंह, अपने आप को देखो। इस विशाल हवेली के इकलौते वारिस घमंड और नशे में चूर। कभी किसी गांव वाले को इंसान तो समझा ही नहीं तुमने। तुम्हारे लिए तो सब तुम्हारे नौकर थे, जो तुम्हारे एक इशारे पर अपनी जान तक दे दें, पर बदले में तुम उन्हें सम्मानजनक मौत भी नहीं देते थे। तुम्हारे गंदे इरादों और गंदी निगाहों से गांव की हर लड़की परेशान थी, पर मेरी बदकिस्मती थी कि अपने बापू के कहने पर मुझे तुम्हारी हवेली में दासी का काम करना पड़ा। शुरू से ही तुम्हारी निगाहें थी मुझ पर, और उस दिन तुम्हें मौका मिल ही गया। तुम जैसे हवस के लालची इंसान ने कितनी दरिंदगी से मुझे इस्तेमाल किया। सुनो कैसे मैं चीख रही थी।
चिल्ला रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। पर तुमने मेरी एक ना सुनी और अपनी मनमानी करते रहे। तुम जानते थे कि मेरा विवाह तय हो चुका है, फिर भी तुमने ऐसी शर्मनाक हरकत करी। मैं चिल्ला कर कह रही थी कि मैं किसी और की अमानत हूँ, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। देखो अमर प्रताप सिंह, देखो कैसे तुमने अपनी हवस पूरी होने के बाद मुझे मार डाला और इसी हवेली में गाड़ दिया। मेरे बापू रोज आकर तुमसे मेरे बारे में पूछते, गिड़गिड़ाते, रोते, पर तुमने उन पर जरा भी इंसानियत नहीं दिखाई और उन्हें कोड़े मार वहां से निकाल दिया। मेरी आंखों के सामने जैसे वह सारे दृश्य एक एक कर दिखाई दे रहे थे। मैं हतप्रभ था, हताश था कि मेरा ऐसा भी कोई जन्म था जब मैंने दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया था। मैंने उस महिला के आगे हाथ जोड़े और बोला, मुझे माफ कर दो गौरी, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, तुम्हारा कातिल हूँ। पर यह सब कई वर्षों पहले के जन्म की बात है। मैं आज वह नहीं हूँ जो तुम मुझे समझ रही हो। इस जन्म में मैं विनय हूँ। मेरा एक छोटा सा परिवार है और मैंने कभी भी किसी को जानबूझकर हानि नहीं पहुँचाई है। मेरा दिल बिल्कुल साफ है और नेक है। पर मैं तो जन्मों से तुमसे बदला लेने के लिए यहाँ प्यासी भटक रही हूँ। मुझे तुमसे बदला चाहिए, तभी मेरी आत्मा को मुक्ति मिल सकेगी। और वह बदला मैं तुम्हारी बेटी को तुम्हारी ही आंखों के सामने मार कर लूंगी। तुम्हें तड़पता देख मुझे बहुत खुशी और सुकून मिलेगा। तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए कि बेटी की मौत का दर्द क्या होता है। नहीं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मेरी बेटी को मेरे पिछले जन्मों के गुनाहों की सजा मत दो। वह मासूम है। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तो यह लो, मैं तुम्हारे सामने हाजिर हूँ। तुम मुझे मारकर जो सजा देना चाहती हो दे दो, पर मेरी बेटी को मुझसे मत छीनो, मैंने गिड़गिड़ाते हुए उससे कहा। तभी सुमन अंदर आ गई और वहां का नजारा देखकर बेहोश सी हो गई। मैंने दौड़कर सुमन को संभाला और किसी तरह उसको होश में लेकर आया। यह सब क्या चल रहा है विनय? इस औरत ने हमारी बेटी को क्यों हवा में लटका रखा है? सुमन ने डर से चीखते हुए कहा। सुमन, मैंने तुम्हें अंदर आने से मना किया था, फिर तुम क्यों आई? तुम्हारे और आलिया के लिए। मैं तुम दोनों को कैसे किसी संकट में अकेला छोड़ सकती हूँ? तुम यहाँ से चली जाओ सुमन, मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी बिटिया तुम्हारे पास सही सलामत पहुँच जाएगी। तभी सुमन ने उस औरत के आगे हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाते हुए जमीन पर बैठ गई और बोली, एक माँ तुमसे अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांग रही है। तुम भी तो किसी की बेटी रही होगी। प्लीज मेरी बेटी मुझे लौटा दो। अचानक गौरी ने आलिया को नीचे उतार दिया और सुमन ने आलिया को अपनी गोद में उठा लिया। एक माँ की पुकार को बेटी कभी अनदेखा नहीं कर सकती। चली जाओ अपनी बेटी को लेकर यहाँ से, गौरी ने रौद्र रूप धारण करते हुए बोला। चलो विनय, जल्दी से यहाँ से चलते हैं, सुमन ने मेरा हाथ पकड़ मुझे खींचते हुए बोला। पर मैंने उससे अपना हाथ छुड़ा लिया और कहा, सुमन अभी तुम्हें यहाँ से अकेले ही जाना होगा, मैं यहाँ से नहीं जा सकता। तुम्हें आलिया और हमारे होने वाले बच्चे की कसम है, तुम एक मिनट भी यहाँ नहीं रुकेगी और सीधे क्वार्टर की तरफ चली जाओगी, मैंने सुमन और आलिया को गले लगाते हुए कहा। शायद मैं उन्हें आखिरी बार गले लगा रहा था। सुमन आंखों में आंसू लिए आलिया को गोद में उठा हवेली से बाहर चली गई। मैं जमीन पर नतमस्तक हो गौरी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया और बोला, आज तुम्हें पूरी आजादी है गौरी। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मेरी बेटी को छोड़ दिया। अब तुम जिस तरह से भी मुझे सजा देना चाहती हो दे दो, फिर चाहे इस सजा में मुझे अपनी जान ही क्यों ना गंवानी पड़े। अगर इससे तुम्हें मुक्ति मिलती है तो मैं यह भी करने को तैयार हूँ। पर मेरे उस जन्म में किए गए कुकर्म को यदि हो सके तो क्षमा कर देना। मैं आंख बंद कर हाथ जोड़ जमीन पर बैठा रहा। अगले दिन सुमन घर के दरवाजे पर बैठी हुई थी। शायद रात भर मेरा इंतजार वहीं बैठकर कर रही थी।
मैंने उसके सर पर हाथ फेरा तो वह हड़बड़ा कर उठ गई और मुझे देखते हैं मेरे गले लग रोने लगी। मैं उसे घर के अंदर ले गया और आराम से बैठा कर उसकी प्रश्न भरी निगाहों को सारा किस्सा सुनाकर शांत किया। उसने तुम्हें माफ कर दिया ना विनय? सुमन ने मेरे गालों को छूते हुए बोला। यह तो मुझे नहीं पता सुमन, पर यदि आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा वापस आया हूँ तो उसकी एक वजह तुम हो। मेरे उस जन्म में तुम भी थी। तुम गौरी की बहुत ही अच्छी सहेली थी। गौरी अपनी सहेली से उसका पति और बच्चा नहीं छीनना चाहती थी। शायद इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। मैंने और सुमन ने हवेली की तरफ देखा और हाथ जोड़ गौरी को श्रद्धांजलि दी। कोहरे की वो रात छिट चुकी थी। अब सब तरफ उजाला ही उजाला था।